ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब के बरस के सफ़ेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटती नहीं। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ टीम हूँ। लगभग 20 दिन हम लोग सर्वे किए। सर्वे में पता चला कि लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ निराक्षर घूम रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चाचा था वो अपने भतीजों को आके मार रहा है, रोकने पता ये मेरा भतीजा है, मैं कुछ भी करूँ। भाई टीम को अच्छा नहीं लगेगा तो झगड़ा हो गया, कुछ ईंटा चला था तो चोट लगी थी और मेरा शर्ट पूरा फट गया था। वो शर्ट आज भी मैं रखा हूँ, उसको जानबूझ के इसलिए रखा हूँ कि जब भी वो चीज़ दिखती है तो मुझे मेरा वो जोश दोबारा आता है। हमारे लोग या मेरे जो भी शिक्षकगण हैं और जो भी संरक्षण जो है एनजीओ के संरक्षक हैं, ये लोग, इन लोग से बात करना ये चीज़ आई उभर के कि देखो कहीं जॉब दिलाने से बढ़िया है उनको ही कहो कि स्मॉल बिजनेस ही जॉब्स पे भारी पड़ती है। जिन लोगों के पास सब कुछ है, जिनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छे किताबें हैं, अच्छे सपनों के साथ स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो उन बच्चों को जाते हुए देखते हैं बस उम्मीद भरी निगाहों से, वो गरीब हैं, नहीं जा सकते हैं और ये वो बच्चे ये सोचते हैं कि काश हम भी इन किताबों अच्छे कपड़ों के साथ स्कूल जाते। खैर सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही है, सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत में बहुत ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे गरीब लोगों के कि जो अभी इस मुख्य धारा में नहीं हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए व्यतीत होकर एक अपना अच्छा पैकेज का जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, डेवलपर थे, इन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, अच्छे पैकेज पे ये काम करते थे। इन्हीं स्थितियों को देखकर, इन्हीं गरीबी को देखकर, और भारत में आपको करोड़ों में गरीबी मिलेगी। अभी जो रजिस्टर्ड गरीबी है वो सरकार का ये कहना है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 80 करोड़, कई देशों के तो 80 करोड़ जनसंख्या तक नहीं होगी। एक ऐसा शख्स जो सब कुछ छोड़कर समाज की सेवा कर रहा है, अक्षर मुहिम चला रहा है और राजनीति में कैसे वोट प्रतिशत बढ़े इसके लिए मतदाता को ये जागरूक कर रहा है कि आपके मतदान की क्या ताकत है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नेता जो कम वोट प्रतिशत पाकर भी माननीय बन जाते हैं, तो ये लोग अपने एनजीओ के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते थे, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि आपके वोट का महत्व क्या है। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। जिस शख्स के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, रत्नेश कुमार तिवारी जी हैं, जो अपना एक एनजीओ चलाते हैं, यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन यूथ इंडिया, और काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, समाज में सराहनीय हैं और बिना किसी मतलब ये हम आपको बताना चाहते हैं बिना किसी मतलब कि लोग दिखावे का करते हैं, लेकिन रत्नेश कुमार तिवारी संडे का दिन छोड़ दिया जाए, रोज़ चाहे बारिश हो या गर्मी या कोविड का दौर हो, बच्चों को ये पढ़ाते रहे हैं। और एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि उन लड़कियों को जो गरीब हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको ये स्किल्ड करते रहे हैं और उनके स्किल के अनुसार उनको जॉब भी दिलाते रहे हैं। रत्नेश जी, आपका हमारे चैनल गोरखपुर पोस्ट पे स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रत्नेश जी, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में परिचय कराने की एक परंपरा है, इसलिए हम अपने गोरखपुर पोस्ट के दर्शकों को आपका परिचय करा रहे थे। अच्छी खासी सैलरी पाते थे, अच्छे परिवार से आते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो ऐसा कौन सा पल था जहां रत्नेश कुमार तिवारी बदलते हैं और ऐसा बदलते हैं कि वो समाज सेवी हो जाते? सबसे पहले तो आप गोरखपुर पोस्ट टीम को यहाँ पर बुलाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे काम को देखा और मुझसे पहले मेरे काम को देख के मुझे यहाँ पे मेरे काम को ही बताने के लिए बुलाया। धन्यवाद।
जैसा कि आपने कहा कि रत्नेश कुमार तिवारी सॉफ्टवेयर डेवलपर, रत्नेश कुमार तिवारी, ठीक है, समाज सेवी कैसे बना। बहुत बड़ी कहानी नहीं है औरों की तरह, मेरी छोटी सी कहानी है कि बचपन से ही मैं, जैसे हम लोग भी बहुत मध्यम क्रम ही परिवार से बिलोंग करते हैं। पिताजी मेरे एक शिक्षक हैं और हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। पढ़ाई करते करते जब हम लोग और आगे बढ़ने लगे तो हमारे जो और दोस्त होते तो छूटते जाते थे, और जब कारण पता करो तो पता चलता था कि कहीं ना कहीं उनके आड़े गरीबी ही आती थी। और आगे बढ़े तो कुछ ऐसा कि पेरेंट्स अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बहुत पढ़ लिया अब चलो काम करो क्योंकि परिवार को देखना है। और हम तो ठीक है, हम जैसे कि मेरे पिताजी टीचर थे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ गए, पढ़ गए, इंजीनियर बन गए। सबसे ज़्यादा मैं शुरू से ही ये चीज़ देखता था कि देश की सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं ये गरीबी ही होती जा रही है। क्यों? गरीबी की वजह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है, गरीब की वजह से एक पिता अपने बच्चे को सही से रख रखाव नहीं कर पाता, पालन नहीं कर पाता है। गरीबी एक ऐसा कारण बनता है कि आदमी गलत काम करने को मजबूर होता है। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो गरीबी ही सबसे बड़ा एक वजह हो जाती थी। आप ही के लिए ये मंच है, हम भीतर वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कई युवाओं की सोच भीतर ही दब जाती है कि कोई क्या कहेगा, है ना। लेकिन ये भी कहा गया है कि क्या कहेंगे लोग, ऐसे अगर यही आप सोच लेंगे तो। हम रत्नेश जी से जानना चाहते हैं कि कोई युवा आपके तरह सोच रहा हो कुछ करने के लिए, तो क्या रिएक्शन था परिवार? मुझे आज भी याद है कि जब मैं आया था और ये बात मैंने परिवार में रखी थी कि ऐसी ऐसी बात है कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और जॉब छोड़ने के बाद यहीं गोरखपुर में कुछ सेटअप करूँगा। साथ ही साथ मुझे वर्षों से मेरी एक इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूँ जो लोग देखें और शायद उसका अनुसरण करें, ठीक है, और वो काम एक प्रचलन की तरह चले। तो बहुत विरोध हुआ, इवन तो ऐसा हुआ कि घर के काफ़ी सदस्य जैसे चाचा हुए या और भी लोग, पिताजी भी कहीं ना कहीं मन में था। अरे रिश्तेदारी तो मतलब जब आप अच्छा करते हैं तभी इतना कोसते हैं लोग, एंड जब आप छोड़ रहे हैं तो वहाँ मज़ा लेने वाले तो पहले तो आपका खूब हिम्मत अफजाई करते हैं, खूब ऊर्जा भरते हैं। वो तो बाद में जब आप सब कुछ करके आ जाते हैं तब रिश्तेदारी कहीं ना कहीं सामने आती है कि हमने क्या किया, इनकी बात क्यों सुना। बट ये सबसे बहुत मैं परे था, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे माता पिता दिए, खासकर मेरी माता जी। जब ये बात मेरी माता जी सुनी थी कि माता जी बस एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम अपने अच्छा बुरा, ठीक है, तुम सोच सकते हो, अगर तुम्हें लगता है ये काम तुम कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, तुम आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं पिताजी एक शिक्षक हैं, आज लाखों बच्चों का भविष्य बनाए हैं। वो जानते थे कि किस तरह की चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ेगा शुरुआती दौरों में, क्योंकि बात सही है कि आज कोई भी काम धन से ही है। अगर धन नहीं है तो आपसे कोई नहीं आपसे मतलब रखता है, ना आपसे कोई काम हो सकता है। तो ये पिताजी कहीं ना कहीं समझते थे, क्योंकि वो एक समाज सेवी नहीं, वो एक टीचर है, सरकारी टीचर है। वो जानते हैं कि भाई सैलरी आती है तो घर चल रहा है, बच्चे पढ़े हैं, दोनों बच्चे मेरे इंजीनियर बने हैं, ठीक है, बेटियों की मैं शादी कर रहा हूँ, इस तरह का उनका धारणा था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत दौर में नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने अपने बातों से। कई कई छोटे छोटे जगहों पे अगर मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत होती थी वही पूरा कर देते थे, कहते थे अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा आगे बढ़ो। और रिश्तेदारों की बात करूँ तो वही था जो महान लोगों ने कहा है कि किसी काम को आप शुरुआत करते हो तो बहुत ज़्यादा उसकी अवहेलना होती है, उस पर बहुत ज़्यादा टीच करते हैं लोग, और जब जब आप अच्छा करने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, तो वही लोग कहते हैं मुझे मालूम था ये लड़का एक दिन कुछ करेगा। तो यही चीज़ था। तो आज आपने पूछा तो पूछी की पुरानी बातें याद आई, थोड़ा अच्छा भी लगा, कहीं ना कहीं मन भर भी गया कुछ समय कैसे कैसे लोग का मैंने मतलब सुना था। हम लोग भी देखते हैं छोटे बच्चे पंचर साट रहे हैं, और हमारा संविधान कहता है कि 14 वर्ष से कम की उम्र है तो 15 वर्ष से कम की उम्र है तो बच्चा काम देखते हैं, रोज़ देखते हैं, आए दिन देखते हैं, लेकिन लोग देखते हैं और निकल जाते हैं, और एक शख्स देखता है और आज लोगों की ज़िंदगी संवार रहा है, संभाल रहा है।
मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि वो हमने कई आर्टिकल हमने पढ़ा, हमारे यहाँ इतने बड़े समाजसेवी जिनको शांति आप देखिए नोबेल पुरस्कार मिला, कैलाश सत्यार्थी जी, है ना, तो ये हमारे गौरव की बात है और हमारे भारत के लिए उनको हमने जाना, जब पहले भी हम जानते थे लेकिन इस लेवल पे नहीं जानते थे, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार मिला और उस व्यक्ति के बारे में हमने कभी टाइम्स ऑफ इंडिया खोज रहे हैं, कभी द हिंदू खोज रहे हैं, फिर अलग अलग पत्रिकाओं में उस व्यक्ति के बारे के संघर्ष के बारे में हमने जाना, तो देखा कि किस तरह से कितना संघर्ष होता है। रत्नेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कोई एक पल, मैं ये लाखों आपने बताया कि कहाँ से आप द्रवित हुए और सब कुछ छोड़ के आप आते हैं समाज सेवा में, कोई एक ऐसा पल जो रत्नेश तिवारी को तोड़ के रख दिया हो और मजबूर कर दिया हो कि नहीं अब करना है, कुछ भी हो जाए, वो उस पल को बताइए। जो एक पल, देखते तो हैदराबाद में आप थे, चाहे यहाँ से जाते हुए ट्रेनों में बच्चों को सब कुछ करते हुए देखा होगा, लेकिन कोई एक ऐसा पल बताना चाहे जो वो पल एकदम 100% श्योर कर दिया कि अब रत्नेश तिवारी जॉब छोड़ेंगे और समाज सेवा के। वैसे तो ऐसे काफ़ी पल हैं, बट एक पल वाकई में झकझोर के रख देता है, क्योंकि जैसे जब मैं हैदराबाद में था और हैदराबाद में जैसे मेरी जो फ्लैट होती थी, फ्लैट के आगे हमेशा मैं देखता था कुछ बच्चे जो हैं हमेशा खेलते रहते थे, और वो खेलते थे तो हम लोग को मतलब खिड़की से मैं देखता था, बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे जब खेलें और खूब शोर करें एंड छोटी छोटी गलतियां करके अपने में फंसते हैं, तो वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन क्या हुआ कि मैं नीचे मतलब था ही बात ही कर रहा था, बात करते में वो बच्चे, एक बच्चा जो है वो खेलते में कुछ या तो चोट लगी या कुछ हुआ, तो बहुत देर से चीखा, तो मैं और जो भी मेरे साथ खड़े थे हम लोग गए उससे मिले। मैंने वहाँ देखा कि एक माता पिता के वहाँ 5 बच्चे हैं, 5 में से तीसरे बच्चे को चोट लगा है। वो बंदा हमारे अपार्टमेंट के उतने लोगों का वो शर्ट एंड कपड़ा धोता है, और इतना करने के बावजूद भी वो अपने परिवार को ठीक से पाल नहीं पा रहा है। और उसके जो सबसे बड़ी बेटी थी वो 8 साल की थी, और 8 साल में उसने अभी तक उसको आ या कुछ सीख से वो बोल तक नहीं पाती थी। उसकी बीवी भी उसी तरह अनपढ़, ये भी अनपढ़। तो मैंने क्या देखा कि आखिर यही तो एक परिवार है ना। इसके 5 बच्चे होने के बावजूद भी अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ अगला बच्चा नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो यही तो कल के देश में आगे आएंगे। जी, बेसिक ज़रूरत नहीं है। जब वो 8 साल से 9 साल की जो बच्ची थी उसको अभी तक क ख ग या ABCD या कुछ भी नहीं मालूम है, 2 से 4 साल और बढ़ेगी, उसकी शादी कहीं कर देंगे। एक यंग एज में यहाँ से वो बच्ची वहाँ तक जाके वो कितने बच्चे देगी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहा है समाज। मैं तो ठीक है 2.5 साल का था कि प्लेवे में चला गया हूँगा या जो भी पढ़ा हूँगा, एंड ये बच्चे कहाँ करेंगे, कहाँ जा रहा है। यही चीज़ मैंने अपने गोरखपुर में भी पाया था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने समय का, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सुबह इतने से इतने तक मैं ऑफिस जाता हूँ, क्या मैं थोड़ा सा ऐसा समय निकाल के इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैंने कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं मेरी जॉब इसके आड़े आती थी, क्योंकि काम इतना है। कभी ऑफिस में ही ज़्यादा देर रुक गया, कभी आया तो इतना थका हूँ, अगर वो बच्चे कॉपी किताब लेके आएंगे मैं कैसे पढ़ाऊँगा। मैं थक जाता था, नई कंटिन्यूटी नहीं बनती थी। शायद यही चीज़ मुझे 4 साल तक और तंग की, कि जो चीज़ मैं 2012 में कर सकता था, करते करते वो 2016 में कर पाया। क्यों? जब मुझे लगा कि नहीं, जीवन में जॉब ही करके पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है और आपके पास टेक्निक है, सही तरीका है, तो आप कहीं से भी ये कर सकते हैं, और ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जो कि आप आज मेरे काम से या मेरी जो भी अभी तक की उपलब्धि है इन बच्चों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर, ठीक है, ये एक उदाहरण है कि आज 250 से 300 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि शायद नहीं पढ़ते। मैं आपको बता दूं कि रत्नेश कुमार तिवारी अक्षर मुहिम चलाते हैं और उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उन मलिन बस्तियों में जाते हैं जो इस मुख्य धारा में और शिक्षा से विहीन हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं। कई जगह इन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उनके माता पिता कहते हैं जब ये पढ़ेंगे तो घर का काम कौन करेगा, देखेगा कौन, छोटा बच्चा है उसको कौन देखेगा। बच्चे भी पहले भगते रहे, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है
कि रत्नेश कुमार तिवारी ने पकड़ पकड़ के उन्हें पढ़ाया। फिर ये जब ये जाते थे इनसे पहले ही वो बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे और फिर इन बच्चों को ये शिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं। और जब वो बच्चे पूरी तरह से लगता है कि इन्हें अब किसी एकेडमिक स्कूल में पढ़ाया जा सकता है और ये उसके काबिल हो गए हैं, तो रत्नेश कुमार तिवारी अपने खर्चे से या समाज द्वारा मदद दिए गए पैसे से ये उनका एडमिशन कराते हैं। और आज लगभग 50-60 से ऊपर बच्चे या 125 से ज़्यादा बच्चे आज कई एकेडमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो मलिन बस्तियों से गए हुए हैं। तो जानेंगे कि कब इन्होंने अक्षर मुहिम शुरू की और भी जो चीज़ें हैं मैं जानूंगा। रत्नेश जी, अब ये बताइए, आप तो समाज सेवा के क्षेत्र में उतर गए, परेशानियां भी आपने बताई, कैसे आर्थिक परेशानियां हो रही थी, और जो अक्षर मुहिम की जो आप मलिन बस्तियों में जाकर पढ़ाते थे, वो बताइए कब आपके अंदर विचार आया और गोरखपुर के अलग अलग हिस्सों में आप अक्षर मुहिम चलाना शुरू कर चुके? जब मैं जॉब छोड़ा और गोरखपुर आया तो जैसा कि आपको बताया कि कुछ इक्का दुक्का लोग मुझे सपोर्ट किए, बाकी सब तो कुछ ना कुछ बोले। तो जिसके वजह से होता है कि आप खुद समझ सकते हो कि अगर आपके किसी काम की या आपके द्वारा कुछ हो जाए और चारों तरफ उसकी कहीं ना कहीं बात हो तो आदमी बाहर जल्दी फेस करना नहीं चाहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं शुरुआती दौर में लगभग काफ़ी दिनों तक घर ही में रहा। घर में रहा तो घर में एक सहारा एक टीवी होता है, टीवी में आप कुछ देख सकते हैं। दूसरा आपकी किताबें होती हैं, जो किताबें अच्छी हैं जो आप पढ़ते हैं, वो अब्दुल कलाम की हो या विवेकानंद की हो, तो ऐसी काफ़ी किताबें मैं पढ़ने लगा। उसी अंतराल में जो भाव थी अंदर वो तो कहीं ना कहीं उबाल ले ही रहा था। एक दिन ऐसा ही आया कि मैं पोस्ट में देखा कि गोरखपुर के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ऐसा कि एक जगह पे क्लास स्टेशन पे क्लास चल रहा है और गरीब बच्चों के लिए ऐसा वैसा हो रहा है। और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। और मैं तुरंत घर से निकला, शाम का समय था, उस समय का इंतज़ार किया, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं वहाँ जाकर देखा तो कुछ जो आसपास के जो बच्चे भीख मांगते हैं या कूड़ा उठाते हैं या गलत नशा करते हैं, ऐसे बच्चों को वहाँ पे जुटाया गया है। 10, 15, 20 बच्चे हैं और उनको खिलाया जा रहा है, खूब खेल करके कुछ खिला के छोड़ दिया जा रहा है। 3 दिन तक ऐसे ही जाके देखा, तब मेरे ध्यान में आया कि अगर बच्चे आ ही रहे हैं, ये काम हो ही रहा है 1 घंटे तक, क्यों ना इसमें शिक्षा को जोड़ा जाए। जी, मैंने वहाँ पे जो भी चला रहे थे उनसे मिला, उनसे बोला, उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, ये काम आप ही कर दीजिए। बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बोलते ही मुझे ही ये दे दिया गया। मैं धीरे धीरे उन बच्चों के बीच में गया, उन बच्चों के तरह बना। उन बच्चे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की भाषा सुनना चाहते हैं, गाना ये वो बजाना सब कुछ, क्योंकि अगर मेरे अंडर में वो आए हैं तब मैं उनका सब कुछ हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ उस समय के लिए, मैं उनका माता पिता जो भी हूँ। अब उन बच्चों पे मैंने काम किया, वो बच्चे धीरे धीरे कब 20 से 70 से 73, 77 बच्चे हो गए मात्र 1 महीने के अंदर। तो एक अलग था, बट कहीं ना कहीं देखा कि जो चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट था वो वहाँ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उन बच्चों केवल वहीं पे घूम फिर के लाना है, उनको ऐसे घुमाना है, खिलाना है, पढ़ाना है, ऐसे तो होता नहीं। कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को आप एक प्रारंभिक ज्ञान, जो बेसिक नॉलेज है, दे के उनको सरकार द्वारा चल रही जितनी भी योजनाएं हैं, फ्री योजनाएं, ठीक है, उसको यूज करना ही होगा। नहीं तो आप अगर आप 20 बच्चों को पढ़ाने लगे तो आपकी पूरी जीवन तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वो 20 करोड़ बच्चे जो आपके लिए खड़े हैं, कहीं ना कहीं उनको भी याद है कि हाँ, वो रत्नेश हम लोग के पास भी आएंगे, हमारी ज़िंदगी भी बदलेंगे। तो ये सोच के मुझे लगा कि यहाँ मेरा काम नहीं हो पाएगा, मैं वो जगह छोड़ दिया। मैं छोड़ा, फिर से शहर के जाने माने जो भी अच्छे टीचर, जो यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर, उनके समय में अपनी प्रॉब्लम्स ही रख दिया। प्रॉब्लम रखने में एक चीज़ आया कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें अपना कुछ करना होगा, क्योंकि दूसरे से कुछ नहीं कर सकते हो। तब मुझे याद है कि 2015 लास्ट में मैंने एक संस्था बनाई की कवायद रखी। मैं जगह जगह घूमा, गोरखपुर में मैं केवल टीच किया गया, कभी ये वकील 2000 रुपये ले लिए, कभी वहाँ NGO पॉइंट पे मुझसे ले लिया गया, कभी यहाँ ले लिया गया। ठीक है, हाँ करा देंगे, क्योंकि मेरा यही था कि मेरा ये नाम है और मुझे नेशनल लेवल का बनाना है। कोई ये नहीं बोलता था कि इसके लिए आपको लखनऊ जाना चाहिए या दिल्ली जाना चाहिए, सब ने मुझे ऐंठा पैसा। बाद में जब 15 दिन बीता तो यहाँ से नहीं हो पाएगा। कितना ये अजीब है कि एक शख्स कुछ करना चाहता है, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है
और ये समाज बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसी समाज में और भी लोग हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं लोगों ने पैसे ऐंठे। इसी दर्द को हम जानने के लिए कि कितनी असुविधा होती है, हम आज आपको गोरखपुर पोस्ट पे बुलाए हैं और आप ही जैसे लोगों के विचारों को हम पोस्ट करते हैं आगे। तो जब यहाँ पे 4-5 ऐसे लोग हुआ तो किसी ने कहा कि आपको लखनऊ जाना चाहिए। मैं लखनऊ भी गया किसी के संपर्क से कि वहाँ पे ये हैं, इनसे मिलिएगा। कहीं ना कहीं वहाँ भी मुझे ना ही मिला। उन्होंने भी ऐसे वैसे फाइल बनवाया, ऐसे किया वो किया। बाद में पता चला कि शायद उस समय की जो सेंट्रल सरकार थी एनजीओ पे बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, तो आप लखनऊ नहीं सीधे सेंट्रल चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगा, मतलब ये बुरा लगा कि मेरा समय बहुत चला गया। जो जोश था, जो वो था, कहीं ना कहीं जो मेरे साथ बच्चे जुड़े थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं उनके साथ ब्लफ कर रहा हूँ, टूटने लगे। क्योंकि भाई कोई चीज़ मैं नवंबर लास्ट 2015 में सोचता हूँ, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक चला जाता है, तब मुझे जून में पता चलता है कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मैं जून में दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ। अब मैं किसी के कहने से नहीं जाता हूँ, अब मैं अपना जो भी मेरे लोग हैं, मेरी जो भी सोर्स है, रिसोर्स है, उसको यूज करता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ। वहाँ जाने के बाद क्या पाता हूँ, ऐसे जगह पे आप जाइए तो आपका काम हो सकता है। मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि आप इनसे मिलिए तो शायद वहाँ पे आपका काम हो जाए। मैं गया, वहाँ मिला और वाकई में मेरा पहला काम, इसके लिए जो भी सोचा था, पहला काम हुआ। 2016 18 अगस्त को मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड होके आई। काम तो मैं कर ही रहा था, काम नहीं रुका था। काम तो हम हाँ, कानूनी प्रक्रिया हो जाए तो जिससे ये होता है कि बिल्कुल, जो हमसे हमेशा पूछते थे लोग, मैं जवाब दे नहीं पाता था। तो उस दौरान मेरी क्लास सूर्य विहार में चला करता था। सूर्य विहार में हरिजन बस्ती है, डोम बस्ती है, उन बच्चों को मैं शिक्षित कर रहा था। ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे थे, कम ही बच्चे आ रहे थे, बट वहाँ था कि मैं ही सर्वोसर्वा था, इसलिए उन बच्चों के ऊपर क्या करना है मैं किया। मैं वहाँ के प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन कराया। उसके बाद हम लोग आए तो 2016 वही जब मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड जहाँ यहाँ हुई, तब तक मैं हार्बर्ट बांध, जो हमारा हार्बर्ट बांध है लाल डिग्गी पार्क के निकट, एक वहाँ पे सुरेंद्र एंड ज्योतिष जी हैं, और कहूँ तो वहाँ के जो पार्षद थे उस समय के, अग्रहरी जी, वो मेरे बारे में कहीं से पता चला। उन्होंने कहा कि सर अगर आप मेरी मदद कुछ कर देते, तो हमने कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद पार्षद जी, हमने कहा कि सर आपकी मैं कैसी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदद यही होगी, हमारे एरिया में डोम बस्ती है, फुटपाथ है, और कम से मान के चलिए कई 100 बच्चे ऐसे ही फालतू घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उनके माता पिता भी ऐसे ही हैं, सब नशे में रहते हैं और कहीं ना कहीं गंदी आदतों में एकदम लिप्त हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ कर दें तो कुछ हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है। मैं वहाँ गया, मेरी पूरी टीम, लगभग 20 दिन हम लोग सर्वे किए। सर्वे में पता चला कि लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ निराक्षर घूम रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। 8 साल से ऊपर के बच्चे स्मैक में, दारू, छोटी जो भी चीज़ें हैं, इन सब गांजा, ऐसी चीज़ों में एकदम लिप्त हैं। जो लड़कियां हैं कम उम्र में या तो शादी हो जाती है, या फिर उनकी जो भी माताएं हैं हल्का फुल्का जो वैश्यावृत्ति में फंसी हुई हैं, बच्ची को भी फंसा रही हैं। बिकॉज मैंने ये चीज़ वहाँ पाया, तब मुझे लगता कि असली फाइट यही है। अगर यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन टीम यहाँ पे लग के अगर कुछ कर जाती है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत यही होगी। और यहाँ से हम लोग किसी भी एरिया में जाके कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी को ठाना हमारी टीम ने पहली बार मोती जेल, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई 450 साल पुरानी वो जेल है, उस जेल में पहला सर्वे किया, क्योंकि वहीं पता चला कि लगभग 120 से ज़्यादा परिवार उसी में रहती हैं और 300 से ज़्यादा बच्चे वहीं हैं। हमें एक अच्छा जगह भी दिखा वहाँ पे कि अगर बच्चे मिल जाएंगे हम यहीं पे उनकी पाठशाला स्टार्ट कर देंगे। मैं गया, पहले घर से लेके सभी घरों में किया। मुझे लगता है कि 125 घर में केवल 2 घर हमसे तैयार हुई थी, बाकी सब ने सीधे मना कर दिया, ये हमें नहीं पढ़वाना है। नहीं, हमें नहीं पढ़वाना है, ये सब हमको नहीं करवाना है। उस दिन बहुत निराश हुए हम, पूरी टीम निराश हुई, चले आए। 2 दिन बाद
फिर से हमने ये ठाना कि चलते हैं फिर से। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे पहुँचे, फिर से वही काम किए। जो 2 लोग तैयार थे उनसे पहले मिले, उनसे मिल के ये पूछे कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग तो भाई अच्छा लगा, जबकि आपकी माली स्थिति दिख रही है कि आप लोग कैसे हैं, ठीक। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये लोग इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि हमारे ऊपर ऐसे लोग हैं जो ये पढ़ाने भेजेंगे तो ये इनको चढ़ाएंगे, इनका पिला देंगे और वो आके इनको मारेगी, बेटे मतलब पत्नी को मारेगा ऐसे वैसे। तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसे वहाँ पे दादा टाइप के लोग हैं, वो ऐसे लोग। उस बस्ती में भी दादा टाइप। हाँ 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 हाँ, अरे आपके हमारे बीच में कहाँ है, वहाँ तो और हैं। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कि कोई एक परिवार है थोड़ा सा परेशानी में है, उनको ज़रूरत नहीं है अभी, वो चल रहा है, लेकिन ऊपर से कोई आया कहेगा अरे ऐसे ऐसे करो, ठीक है लो कुछ पैसा ले लो, बाद में जब होगा दे देना। अब वो बंदा सोचता है कि हाँ आज एक खुशी का दिन है, क्यों ना, वो पैसा ले लेगा, ठीक है। केवल उसकी बीवी को मालूम है कि वो पैसा कभी लौट नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानती है जिस इंसान के खाने पीने की आदत हो, वो पैसा पाएगा। अब वो कहीं से पैसा पाएगा, वो काम करता है नाली साफ़ करना या शौचालय साफ़ करना, वो ठेकेदार बोल के आता है कि हम 5500 6000 देंगे और वो देता है केवल 4500, बाकी पैसा क्या बोल भी वो नहीं सकता है, क्योंकि जो बोलेगा वो तो प्राइवेट है, निकाल देंगे सब। यहाँ ठेकेदारों का भी तो ऐसे लगा हुआ है। अब वो 4500 में क्या घर चलाएगा, महीने भर क्या होगा, कैसे वो पैसा देगा, वो पैसा ब्याज चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा, आप उसके दबते रहेंगे, जब चाहे तब वो आके लपाट से मार देंगे, जब चाहे आपके पास तुरंत सैलरी आएगा उसी समय छीन लेंगे, ऐसे तमाम चीज़ों। हम लोग फिल्मों में पहले देखते थे। वो फिल्म कहीं ना कहीं फिल्म रियलिटी से ही पहुंचती है सर। हम आप इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप तो उस एरिया से भी जाते होंगे, तो कार में शीशा चढ़े हुए हैं फिर भी नाक दबाते होंगे, आप देखोगे। मैंने उन दादाओं को टारगेट किया, उन दादाओं से मिला, हमने बात की, अरे सर पता चला कि आपसे बात करूं तो यहाँ पे क्लास, अरे नहीं नहीं कोई क्लास व्लास नहीं, ई डोम जात ये सब नाली में रहने वाले पढ़ेंगे, ये पढ़ के क्या करेंगे, ये सब डोम है। आप सर जाइए कहीं और अच्छे जगह जाइए, क्या कितना शानदार आप कपड़ा उपड़ा पहन के आए हैं इस सुअरों के बीच में। अच्छा ये सब। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं वो तो अलग बात है कि ये डोम है क्या है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए सरकार कितनी बड़ी बड़ी आप लोग के लिए वो कर रही है, फ्री शिक्षा है, फ्री ये है, फ्री, तो कहीं ना कहीं आपको इसका यूज करना चाहिए। वो लोग नहीं माने, लेकिन हमने भी ठान के रखा था क्लास तो चलाएंगे ही चलाएंगे। हमारी बार बार वहाँ पहुँचना देख के एक समय ऐसा आया कि 2 से परिवार 5 हुई, उन 5 परिवार के बच्चों को लेके, मुझे याद है मैं 4 बच्चों से वहाँ पाठशाला स्टार्ट किया था। जब मैं पहले दिन पाठशाला लिया तो चारों तरफ आके ऐसे घेर के लोग खड़े हो गए और बात करने लगे ये वो। मैं सोचा कि ठीक है देखने दे कैसे मैं बच्चों को कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। मैं लग गया, धीरे धीरे मैं ऐसी रोज़ाना मेरी टीम पहुँचती थी, 4 से वो बच्चे 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए। अचानक 1 महीना बाद एक ऐसा दिन आया कि कोई बच्चा नहीं आया, कोई बच्चा पाठशाला पर नहीं आया। अंततः गत्वा हार तक के हम लोग उस बीच में गए, पूछे तो पता चला कि कुछ ऐसे लोग आए थे, गाली गुच्चा दे के गए हैं, धमकी दे के गए हैं, कोई बच्चा वहाँ पढ़ने चला गया, ठीक है काट के रख देंगे। ये सब वर्ड जब सुना हमने कहा कि ये, और फिर भी मैंने एक वो कहा कि आप लोग भेजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा। प्रशासन की आपने मदद नहीं ली। उस समय तक और जो पार्षद जी आपसे कह रहे थे। हाँ, मैं वही, अब मैं उस पर आना था। मैंने तत्कालिक उसी समय मैंने पार्षद को और प्रशासन को दोनों को 100 नंबर पर भी कॉल किया, वो किया। उस समय 100 नंबर भी आई, पार्षद भी आए, मैंने ऐसी अपनी पूरी बातें रख दी। उस समय के तत्कालिक जो दरोगा साहब थे वो आए और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे साथ ही वो ये काम किए, सर्वे में मेरे साथ थे। उन्होंने बोला किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बच्चों को भेजो, हम हैं, कोई कुछ कहता है सीधे थाने पे आओ। अग्रहरी जी भी दबंग है, उन्होंने कहा कि अरे सर अब मैं आके बैठूंगा, देखो कौन क्या हो जाता है। वाकई में ऐसा हुआ कि फिर से अगले दिन से बच्चे आए। हाँ, अग्रहरी जी भी 2-4 दिन तक आए, ऐसे बैठे, हम लोग पाठशाला स्टार्ट किए। अब वो जो पाठशाला चली कुछ दिन तक अच्छा चला, रह के एक दिन फिर से एक ऐसा चीज़ आया कि कुछ पीने वाले आ गए और मतलब टीम से झगड़ा करने लगे।
टीम से नहीं, वो मतलब बच्चों को मार, जैसे कि एक चाचा था वो अपने भतीजों को आके मार रहा है, रोकने पर तो ये मेरा भतीजा है, मैं कुछ भी करूँ, तो भाई टीम को अच्छा नहीं लगेगा, तो झगड़ा हो गया। कुछ और लोग आ गए डंडा और बांस वूस लेके, कुछ ऐसे भी हो गए। तो एक बार ऐसा दिन आया था कि मेरा यहाँ पे सर पे ईंटा चला था तो चोट लगी थी और मेरा शर्ट पूरा फट गया था। वो शर्ट आज भी मैं रखा हूँ, उसको जानबूझ के इसलिए रखा हूँ कि जब भी वो चीज़ दिखती है तो मुझे मेरा वो जोश दोबारा आता है। आएगा। वो एक ऐसी घड़ी थी जहां आपको चोट लगता है और शर्ट फटता है, या तो आप वो काम छोड़ सकते थे या तो फिर कुछ और कर सकते थे। मान लीजिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, चोट लगी, शर्ट फटा, तो वो एक ऐसी कड़ी होगी जहां आप देखते होंगे कि अब रुकना नहीं है, आगे निकलना है। अरे ऐसे इसके बाद मतलब मेरे कहने का ये था, मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ बताऊँ, बट आप पूछ रहे हैं तो ये बताना जानना जरूरी है जी। कि कितना संघर्ष होता है। एक समय ऐसा भी आया था कि जब जैसे कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तो थोड़ा लेट हो जाता था। तो बगल में लाल डिग्गी है, लाल डिग्गी में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ख़राब करने वाले भी बहुत आते थे। तो मेरी टीम और वहाँ कुछ लोकल लड़के भी मेरे साथ बहुत अच्छे से हो गए थे। मैं सबको लगा दिया था कि कोई भी आए, कोई भी हो, देखना कि लड़कियों को कोई परेशान ना करे, जो भी मेहमान आ रहे हैं कोई, और ये जो खाने वाली सामान है कोई लूटे उटे मत। मुझे याद है कि एक बार कुछ ऐसे नोक जोक हो जाता है, वहाँ के लोकल कुछ गलत टाइप के लड़के आगे रहते हैं, तो उस समय पुलिस वुलिस को बुलवा के किसी तरह हम करवा तो देते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं कि जो मैं पार्क से निकलूँगा ऐसा वैसा। मुझे डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, और बहुत होगा, आगे जाएंगे, बाहर निकलेंगे, यही हो सकता है। यही सोच के मैं बाहर निकला। मैंने देखा कि कुछ बंदे खड़े हैं, किसी के हाथ में वो रॉड टाइप का है, किसी के हाथ में कुछ है, एक के हाथ में वो जो आजकल जो हम लोग मांस वो काटते हैं, वो बड़ा वाला वो था। तो उसमें से एक लड़का आया भी और बोलने लगा कि अंदर तो जैसे अपने भाषा में बहुत ऐसा है, लेकिन मेरी एक ही बात उनको लगी और वो पीछे भी हट गए। मैंने कहा देखो यार, मेरा काम था वो प्रोग्राम कराना, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम गुंडे हो, क्या हो, कैसे हो, मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ पता है कि मेरा प्रोग्राम था, मुझे उसे सही कराना था। कोई भी बाहर ही आएगा, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मारना है मार लो, लेकिन ध्यान रखना कल तुम्हारी बारी भी है, ये मत समझना। और कहीं ना कहीं तुम लोग को चेहरे में कुछ लोग को पहचान होगी, मुझे जानते भी हैं कि हम कौन हैं। कहीं ना कहीं ये बात हुई, गाली उली दिए सब एंड धमकी भी दिए, चलेगा। डर तो था कि अगर एक भी वो कुछ लग सकता था, तो कहीं ना कहीं अगर वो लगता तो शायद मेरे परिवार, मेरे जो भी वेलविशर थे, वो दोबारा उधर नहीं जाने देते। वो यही कहते करना। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे का भाग बहुत ही अलग है, इतना पावरफुल है कि उनके लिए कुछ भी किया हूँ, कभी रुका नहीं है, बस कारवां चलता रहा चलता रहा चलता रहा। से मदद, एक तरफ आप लोग आपसे पूछते थे कि आप किस संस्था से हैं, किस एनजीओ से हैं। पूछना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं एक व्यवस्था के साथ करें तो बेहतर है। मदद अगर आप व्यापक पैमाने पर ठान चुके हैं कि हमको करना है, तो वो एक सिस्टम से हो कि जब ये कारवां आगे बढ़ने लगे तो जो लोग मदद करने वाले हैं वो आपको एक प्रक्रिया के रूप में आपको दे सके, है ना। तो आपने एक एनजीओ खोला, फिर आप आगे बढ़ते रहे। आपने बताया कि कहाँ कहाँ आपको सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। एक समय आया जहाँ आप पीछे भी हट सकते थे, लेकिन आप बता रहे हैं आज भी मैं वो सल्ट रखा हूँ, है ना। और क्या कर रहे हैं आप, समाज को शिक्षित कर रहे हैं, समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज लगभग 125 से ज़्यादा बच्चों को आप अपने अक्षर मुहिम से आगे करते हुए, और आप एकेडमिक मतलब कि बच्चों को अच्छे स्कूलों में आप एडमिशन भी दिलवा चुके हैं। जो मैं आपके बारे में सर्च कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था, तो जो दूसरी चीज़ निकल के आई वो ये है कि गरीब घर की जो लड़कियां हैं
जो शिक्षित हो चुकी हैं, घर पे काम कर रही हैं, आप उनको स्किल करते हैं। सरकार की तो है कौशल विकास योजना, लेकिन रत्नेश तिवारी अपने एनजीओ के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से आप उनको सिलाई करना या फिर कढ़ाई करना या जो वो सीख सकती हैं। आप जैसे बताते हैं कि जो आप काम करने जाते हैं तो आप पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं उस व्यक्ति को, उस माहौल को, उस स्थिति को, कि पढ़ा जा सकते हैं कि वो किस भाषा में वो सहज है। तो आपने लड़कियों को पढ़ा कि उनका हुनर किस क्षेत्र में है। तो किसी का कढ़ाई में मन लग रहा है, किसी की पेंटिंग में लग रही है, किसी का झोला सिलने में ही मन लग रहा है, तो आपने उसे स्किल्ड कर दिया। और फिर आपके सामने चुनौती आई कि कोई जॉब करने नहीं जा रहा है, तो आपने उत्साहित किया और आज वो लड़कियां, मैं अभी पूछूंगा, शायद एक लड़की शशिकला करके है, मैं उस लाइन पे भी आऊँगा, पहले शुरुआत से आप बताइएगा। आज वो कुछ कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं और घर के लिए भी कुछ कर रही हैं, ज़रा इसके बारे में। जैसे अक्षर मुहिम 2016 से स्टार्ट हुआ और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, जब हमारी संख्या 40, 45, 50 हुई, तो औसतन हमेशा ये ऐसा रहता था कि उनकी परिवार से मैं हमेशा कहता था कि किसी न किसी को बुलाओ, जैसे उनकी माँ, जैसे बच्चों को तैयार करना, बच्चों को भेजना या बच्चों पे ध्यान देने के लिए माताओं को मैं हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट, कुछ न कुछ ऐसा आकर्षक चीज़ करता रहता था कि उनकी रोचकता अपने बच्चों में इस क्लास में बनी रहे। जैसे रिस्पेक्ट मदर प्रोग्राम से मैं कोई भी प्रोग्राम बड़ा करता था, वहाँ पे सभी माँओं को बुलाता था। तो जैसे जाड़ा है तो कंबल रिस्पेक्ट मदर प्रोग्राम से दे दिया, गर्मी है साड़ी दे दिया, उनकी अगर माँ नहीं है, बहनें हैं या जो है सूट दे दिया। ये सूट साड़ी मेरी नहीं होती थी, इस समाज से ही मैं मांगता था कि मुझे 60 फैमिली की औरतें हैं, मुझे साड़ी देना है, ठीक है। कुछ साड़ियाँ मेरे माँ की, बहनों की या ऐसे मिल जाता था, कुछ साड़ियाँ ऐसे हो जाता था। अब क्या होता था कि देखा धीरे धीरे उन्हीं की माँओं ने कहा कि सर कुछ ऐसा हो जाता कि हम लोग को भी 4 पैसा कमाई हो जाती। मतलब आप वो गरीब थे तो आप समाज से ही साड़ी वगैरह ला के, घर से ला के, कि वो तन ढक सके, उनको एक अच्छा कपड़ा दे सके, वो पहन सके, आप देते थे। फिर उनके अंदर ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ अपने समाज की है कि हम देखते हैं कहीं कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ है, वो गरीब है, उसके पास छत नहीं है, वो चाहता है कि हमें सरकार से मदद मिले, सरकार से मदद मिलता है, लेकिन वो जब घर बनवाता है तो उस पीले से बोर्ड को जहां प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ है, वो चाहता है कि जब अधिकारी आए तो ही चेक करे, समाज ना जाने कि हमें ये मिला है ना। क्योंकि एक मनुष्य है, वो सामाजिक प्राणी है, वो घर बनवाया हुआ है, आगे बर्जा निकलवा दिया, बीच में वो पीली वाली पट्टी क्योंकि लिखवाना जरूरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला, वहाँ वो बोर्ड लगाया हुआ है, जब अधिकारी आए तो दिखा दिया। मतलब वो भी गरीब है, किन्हीं कारणों से पैसे नहीं कमा पा रहा है, लेकिन वो भी मजबूर है, वो चाहता है कि मतलब मैं कुछ करूं। तो जब आपने साड़ियाँ दी तो उसके भीतर एक आया कि मेरे पास आर्थिक पक्ष मेरा मजबूत हो जाए, अच्छी बात है, तो इसकी ज़रूरत नहीं। तो जब उनका ये बात आती थी तो मैं हमेशा सोचता था कि आखिर महिलाओं के लिए क्या। मैं कहता था ठीक है, मैं सोचूं, मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं इनकी कहीं ना कहीं जॉब लगवा दूं या कुछ लगवा दूं। बट जब आपके पास किसी प्रकार का कौशल है ही नहीं है, कोई ज्ञान है ही नहीं है, कुछ भी मतलब जो चीज़ आप बेच सकें या कर सकें, भाई मेरे पास मेरी कोडिंग है तो मैं बेचता हूँ, पैसा मिलता है। आपके पास आपकी शैली है बातों करने की, तार्क करने की, तार्किक ज्ञान है, तब आप पैसा कम बनाते हैं। उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं है। तब उस अंतराल में एक देवी स्वरूप, बहन स्वरूप महिला मिली, जिनका नाम मैं बहुत रिस्पेक्टफुली लूँगा कि श्रीमती सुमन गुप्ता जी। सुमन गुप्ता जी मेरे एनजीओ की लाइफ में आती हैं। उनके अंदर मतलब वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उनका कहिए एक औरत में बहुत गुण समाया हुआ था जी। बट उनको भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। वो अपना सिंपल सा एक सेंटर चलाती थी, सेंटर में सिलाई कढ़ाई ऐसे वैसे। और मैंने जब उनसे मिला, उनसे बात हुई, और जिन्होंने मिलाया था मैंने उनसे कहा कि उनसे बात कराओ कि युवा इंडिया ज्वाइन करे। वो युवा इंडिया ज्वाइन करने में बहुत इंटरेस्टेड भी थी, कि साथ चलने लगी। साथ करते करते एक दिन मैंने, उनके अंदर भी था मेरे अंदर भी था, कि क्यों ना हम लोग एक कैंप लगाया जाए, कौशल विकास प्रशिक्षण कैंप, निःशुल्क, ठीक है।
तो कहें कि ठीक है सर, क्या करना होगा? हमने कहा कुछ नहीं करना होगा। कुछ हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं जो आपको आते हैं या आपकी जो भी सिखाई हुई बच्चियां हैं या आपको लगता है इनको बुलाना चाहिए। तो पहली बार हम लोग 2017 में ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो बहुत गरीब हैं, अधिक गरीब, फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेनिंग देने की ठानी। इसमें ये हुआ कि सिलाई सबसे ज़्यादा बच्चियां फोकस करती हैं, क्योंकि सिलाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर वो सिलाई सीख लेगी तो अपने 5 घर इधर 5 घर इधर भी सीना स्टार्ट करे, पैसा आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि मेरे पास अभी 10 रुपया भी नहीं है, अगर रोज़ाना मैं 50 रुपये का काम करने लगूं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा देखा कि ब्यूटिशियन क्या है कि जो वो कॉरिडोर है वो अपने भारत जैसे संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो सिख ईसाई तो अभी थोड़ा सा पार्ट ऑफ कहीं विशेष जगह पे वो हैं, मतलब रहते हैं, बट मुस्लिम भाई बहन और हिंदू एक साथ बहुत जगह हैं। अगर हिंदू की शादी का समय चल रहा है, ठीक है, तो मुसलमान लोग भाई को नहीं चलता है, ठीक है, हमारा नहीं चला तो इनका चलता रहता है। तो ये एक ब्यूटिशियन सिलाई एक ऐसा पावरफुल पैकेज है कि अगर अच्छे से हम इसको सीख लें तो हम कभी बैठे नहीं रहेंगे, काम मिलता ही रहेगा। क्यों? ये लोग जल्दी वहाँ मतलब ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हैं, इनके रिवाज में जल्दी ऐसा नहीं आता है, ये छोटे जात वाले, क्योंकि इनके पास इतना है भी नहीं। बट ये है कि घर पे कोई जान जाए तो बुला सकते हैं। हम कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर में जाके वो 5,000 नहीं खर्च करना चाहती है, लेकिन 1,000 के लिए वो घर पे बुला लेंगे, मिल गया काम। तो मैंने ब्यूटिशियन पे फोकस किया। उसके बाद थोड़ा सा ब्यूटिक एंड ढोलक, पेंटिंग में बहुत वैराइटीज़ हैं। हाँ तो उसमें फैब्रिक पेंटिंग, ये पेंटिंग जितना भी होता है उसको लिया गया। और आज मैं जब बचपन में था तो मुझे याद है कि जिस स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माता जी या जो भी हो, हर बच्चे में पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होना ही चाहिए अगर उसे आगे बढ़ना है। तो अगर वो सोचे कि केवल मैं पढ़ के मटेरियल्स एंड बहुत बड़ा वो कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आप देखे भी होंगे कि जो डीएम कई कलाओं में माहिर होगा वो बहुत ऊपर जाता है। बाकी लोग डीएम से वो जो क्रम है अलग बात है, बट समाज में बढ़ना अलग बात है। जैसे अपने डीएम हरिओम सर को ही देख लीजिए, जैसे अपने सर आए थे आदित्य प्रकाश वर्मा सर को देख लीजिए, वो जनता में ज़्यादा बन गए। रीजन आपके पास एक्स्ट्रा था, आप काम तो कर ही रहे हैं बट एक्स्ट्रा चीज़ भी दे रहे हैं। तो मैंने बच्चों पे सिंगिंग और डांसिंग भी लाया। कहीं कहीं सिंगिंग क्लास तो मैं ही ले लेता था, डांसिंग भी लगभग मैं लेता था, या एक निधि नाम की टीचर आती थी। इस तरह हमने कैंप को स्टार्ट किया। पहले 1 महीना, उसके बाद 1.25 महीना। जब देखा कि और अब इनको निपुण करना है तो उस कैंप का 6 महीना कर दिया। जब आप उनको स्किल कर देते थे, जब आप ये चेक करते थे कि अब ये अच्छी सिलाई कर पा रही हैं, अच्छी ब्यूटिशियन का काम कर पा रही हैं, या फिर पेंटिंग अच्छा कर पा रही हैं, जो भी हुनर आप सिखाना चाहते थे वो बेहतर कर पा रही हैं, तो फिर आप लोग जॉब की तरफ उनको कुछ जॉब। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले मैंने कहा कि ये मेरे पास नहीं था स्किल कि मैं कैसे इनको जॉब या पैसे कमाने या आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब क्या करूं। तो ऐसे में कहता ना कि पता नहीं क्यों इनके लिए कुछ भी करूं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुझाव, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है। अब तक मैं थोड़ा सा और अच्छा कर गया था। मुझे शहर के जाने माने लोग या मेरे जो भी शिक्षकगण हैं और जो भी संरक्षण जो एनजीओ के संरक्षक हैं, इन लोग से बात करने में ये चीज़ आई उभर के कि देखो कहीं जॉब दिलाने से बढ़िया है उनको ही कहो कि स्मॉल बिजनेस ही जॉब पे भारी पड़ती है। समाज के भीतर जो इनको दर्द मिला और एक प्यार मिला है और उस प्यार से जी रहे हैं। आज जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, जिन लड़कों को लड़कियों को स्किल्ड कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं। समाज में और भी बुराइयां उसको वो दूर कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच मोहब्बत होती है और मोहब्बत प्यार में बदलता है, प्यार शादी में बदलती है। और आज इनकी वाइफ इनकी मतलब कि जीवन संगनी है, आज इनकी सपोर्ट कर रही हैं और ये आज तेज़ी से पैसे के मोहताज नहीं है और आज शहर इनको जानता है, अच्छे काम करते हैं। उम्मीद है और भी अच्छे ये काम करते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी किसी भी बच्चे ने कभी गरीबी पैदा नहीं की, लेकिन आज वो गरीबी में जी रहे हैं। काश इस देश में लाखों हजारों रत्नेश तिवारी होते। आज रत्नेश तिवारी एक शख्स नहीं, एक मिशन है, एक संघर्ष है। उद्देश्य का नाम है रत्नेश तिवारी और रत्नेश तिवारी ने जो
दिखाया है वो वाकई काबिलिए तारीफ है। हर बच्चे का अधिकार हो, शिक्षा हो, आज़ादी हो और वो बच्चा अपने मूलभूत जीवन को जी सके। आज कितनी ज़रूरत है, एक गरीब के लिए क्या ज़रूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, इतनी बेसिक ज़रूरतों के लिए। और जिस तरह से एक गोरखपुर शहर में जो ये क्षेत्र में ये काम करते हैं, यहाँ से ये इतने लोगों को मुख्य धारा में लेकर आ पा रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने शहर होंगे। हम ना जाने कितने लोगों को रोज़ नज़रअंदाज कर देते होंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जो पेंचर साटते हुए आपको मिलेंगे, चाय देते हुए आपको मिलेंगे। हमारा संविधान कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद ये 24 कहता है कि कारखानों में या कोई खतरनाक जगह है वहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने की उनकी उम्र होती है। सरकार ने ये सुविधाएं दी हैं, आप पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी विद्यालय है। फिर भी जो गार्जियन है, जो कि बचपन से ही माँ बाप एक गुरु का काम करते हैं, जब वही गरीबी में है, वो कोई काम कर रहे हैं, वो 2 वक्त के रोटी से ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जो सोचते हैं कि आप अपना काम करिए, लेकिन इन नौनिहालों के लिए हम सोच रहे हैं। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को आना चाहिए सामने, मदद करना चाहिए और ऐसे ही समाज आगे बढ़ता है। हम मिलकर काम करेंगे, साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से रत्नेश जी का काम है और लगातार ये काम करते रहे हैं और इनको पूरा सपोर्ट किया जाए, हर जैसे हम सपोर्ट कर सके, आर्थिक रूप से दिखा के, समझा के, सुना के कि समाज में और रत्नेश कुमार तिवारी हों। और जिस तरह से ये अपने NGO चला रहे हैं, यूथ यूटिल वेलफेयर एसोसिएशन यूथ इंडिया, ऐसे लोगों की हम मदद करें। तमाम ऐसे विचारों को हम लाते रहेंगे, अपने गोरखपुर पोस्ट पर दिखाते रहेंगे। क्योंकि हमारे अगर देखेंगे गोरखपुर पोस्ट के पीछे जो दीवार पे आपको लिख रहा है, बात वही जो है सही। हम ऐसे ही विचारों को पोस्ट करते रहेंगे और अपने गोरखपुर पोस्ट के जो प्यारे हमारे दर्शक हैं इनको दिखाते रहेंगे, ऐसे लोगों को मिलाते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे हैं अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।